हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 18 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप डेली करंट अफेयर्स की सभी पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए 18 नवंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में शुरू हुई छठ पूजा उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य की बात करते हैं सबसे पहले कि छठ पूजा उत्सव मनाया कहाँ जाता है। तो भारत में देखिए स्पेशली तो ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार से लगे हुए जो राज्य हैं जैसे झारखंड और यूपी का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर भी छठ पूजा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देखिए नॉर्मली सूर्य देव की पूजा की जाती है। आंसर सी हो जाएगा। बिहार और बिहार से लगे हुए राज्यों में 17 नवंबर को देखिए छठ पूजा उत्सव शुरू हुआ, जो कि बिहार राज्य का भारत में एक प्रमुख उत्सव है। अब देखिए इसका नाम छठ पूजा उत्सव इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की देखिए छठ के दिन मनाया जाने वाला पर्व है। ये छठ पर्व सूर्य देव की आराधना से संबंधित है और इसके अलावा क्योंकि छठ के दिन मनाया जाता है इसीलिए इस पर्व को छठी मैया को भी समर्पित किया जाता है। छठ पर्व मनाने वाले इस दिन देखिए धरती पर अपने जीवन देने के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं और अपनी इच्छा या मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से ऐसी अभिलाषा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वे उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। सामान्यतः 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में स्पेशली सूर्य देव की पूजा की जाती है और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत के बिहार राज्य से लगे हुए जो राज्य हैं जैसे झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में भी इस पर्व को मनाया जाता है। तो दिवाली के बाद आने वाली छठ के दिन, जो कि कार्तिक मास पक्ष की छठ का दिन है, इस दिन छठ पर्व पूरे धूमधाम से बिहार और उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया? तो देखिए चक्रवात का नाम क्या है, पहला फैक्ट तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी जो कि देखिए भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यहाँ पर एक चक्रवात आया है हाल ही में जिसका नाम मिथिला है। इस चक्रवात को मिथिला नाम हाल ही में मालदीव के द्वारा दिया गया, जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब क्योंकि मिथिला चक्रवात भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर आया है, इसीलिए इस चक्रवात से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश में हाई अलर्ट हाल ही में घोषित किया गया। चक्रवात का नाम क्या है? मिथिला। किस देश के द्वारा दिया गया? तो मालदीव के द्वारा दिया गया। और किस प्रकार का चक्रवात है? तो याद रखिएगा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि भारत के ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी तटीय राज्यों को प्रभावित करने वाला है। अब देखिए मिथिला के अलावा हाल ही में जो अन्य चक्रवात काफी सुर्खियों में रहे, अगर हम इनकी बात करें तो एक है बिपरजॉय, जो कि देखिए अरब सागर में कुछ समय पहले आया था। चक्रवात मेंडोज बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है और चक्रवात सीतारंग बंगाल की खाड़ी में ही आया था। ये अन्य ऐसे साइक्लोन हैं जो कि कुछ समय पहले काफी सुर्खियों में रहे थे और अब बंगाल की खाड़ी में मिथिला चक्रवात आया है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। इसके बाद आगे आइए, सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश ने की है? तो सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी हाल ही में देखिए भारत के द्वारा वर्चुअली की गई। आंसर बी हो जाएगा। इसके पहले इसी साल की शुरुआत में फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भी भारत के द्वारा ही वर्चुअली की गई थी। सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। थीम की बात करें तो टुगेदर फॉर एवरीवन डेवलपमेंट 2023 में सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम है। ग्लोबल साउथ में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है फ्रेंड्स, वहां पर विकास में क्या क्या हर्डल आ सकते हैं, क्या क्या हर्डल आ रहे हैं और कैसे उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है,
इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए हाल ही में सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी हाल ही में इंडिया के द्वारा की गई। इस दौरान देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव का वर्चुअली रूप से इनॉग्रेशन किया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसी साल की शुरुआत में जनवरी में फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा ही की गई थी। तब भी इसे वर्चुअली ही आयोजित किया गया था और अब सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को भी वर्चुअली आयोजित किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई। हाल ही में लॉन्च किए गए फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट एमिनी का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय सेना के लिए फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, जिसे एमिनी नाम दिया गया, इसका निर्माण देखिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा हाल ही में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में एमिनी को शामिल किया गया और इसे देखिए भारत के तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो एमिनी का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, इसके द्वारा किया गया। एक्चुअल में देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट के 8 जहाजों के निर्माण का जिम्मा सौंपा था। 29 अप्रैल 2019 को भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और इस कंपनी के मध्य में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स भारतीय नौसेना को 8 जहाज सौंपने वाला है। इसी क्रम में फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, जिसे एमिनी नाम दिया गया, ये हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। अब जैसा कि इस कंपनी की बात करते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है फ्रेंड्स, जो कि सेना के लिए जहाजों का निर्माण करता है। इसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पेड्रो सांचेज देखिए हाल ही में यूरोपीय देश स्पेन के एक बार फिर से पीएम नियुक्त किए गए। फिर से इसलिए क्योंकि इसके पहले भी ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्पेन के पीएम के पद पर थे और अब इन्हें दोबारा स्पेन के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। पेड्रो स्पेन में देखिए वहां की सोशलिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन के सदस्य हैं, जो कि स्पेन के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। जैसा कि अभी हमने बात की, स्पेन एक यूरोपीय कंट्री है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल मैड्रिड है। पेड्रो सांचेज वर्तमान में स्पेन के पीएम बनाए गए। ओके, यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज में हम एशिया महाद्वीप के देश उत्तरी कोरिया को डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरी कोरिया का नाम काफी सुर्खियों में रहता है। किम जोंग उन का नाम आपने सुना होगा। ये यहाँ के राष्ट्रीय प्रमुख हैं उत्तर कोरिया के, जो कि विश्व में एक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर कोरिया जो कि एशिया महाद्वीप का देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल प्योंगयांग है और वान यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। चीन और साउथ कोरिया इसके पड़ोसी देश है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो सीमा रेखा है फ्रेंड्स, वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या पैरेलल लाइन के रूप में जानी जाती है, जो कि विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा है। नॉर्थ कोरिया पूर्व में जापान सागर और पश्चिम में येलो सी से अपनी सीमा साझा करता है। पेक्टू पर्वत नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची चोटी है और यालू नदी नॉर्थ कोरिया की सबसे लंबी नदी है। नॉर्थ कोरिया में वर्तमान में 2 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें देखिए कोगोरियो कब्रों का परिसर शामिल है और केसोंग में ऐतिहासिक स्मारक और जो स्थल हैं उन्हें भी यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है। तो नॉर्थ कोरिया या उत्तरी कोरिया एशिया महाद्वीप का एक देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल प्योंगयांग है और यह कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसके बाद आइए, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखिए पहला फैक्ट तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है मित्र शक्ति। तो पहले तो इसे याद रखिएगा कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। 2023 में इसके 9वें संस्करण का आयोजन भारत के महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। आंसर डी हो जाएगा। मित्र शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में हाल ही में पुणे में शुरू हुआ। अब इसमें देखिए भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट को सौंपा गया।
दोनों देशों के मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना, सेना के मध्य में आपसी साझेदारी को समझ को बढ़ावा देना और इसके अलावा एक दूसरे की रणनीति को साझा करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस साल 2023 में यह इसका नवा संस्करण है। आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। इसके पहले देखिए 8वें संस्करण का आयोजन लास्ट ईयर श्रीलंका के अम्पारा में किया गया था। अब आपको यहाँ पर मित्र शक्ति के बारे में पता चला, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा देखिए सिलनेक्स को भी याद रखिए, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य में किया जाता है। तो सिलनेक्स ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होता है और मित्र शक्ति का आयोजन भी भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य में किया जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए सहिष्णुता का अर्थ होता है टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता। इसे इजीली समझे तो सहनशीलता मतलब धैर्य बनाए रखना। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल पूरे विश्व में 16 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में बढ़ते हुए अत्याचार को कम करने के लिए, हिंसा और अन्याय को रोकने के लिए और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन्हें सहनशील बनाने के लिए, धैर्यवान बनाने के लिए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल देखिए यूनेस्को के द्वारा सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मूल के मदनजीत सिंह को पुरस्कृत भी किया गया है। तो आपको यहाँ पर स्पेशली ये याद रखना चाहिए कि 16 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए नवंबर मंथ में जो अदर इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उनको भी यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 5 नवंबर को हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में और 16 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर के अदर डे भी याद रखिएगा। 16 नवंबर को हमारे क्वेश्चन में जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस था। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में नारियल विकास बोर्ड ने हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर कहाँ खोला है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए नारियल विकास बोर्ड ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, जो कि एक कॉल सेंटर है, इसे केरल के कोच्चि में स्थापित किया है। आंसर केरल का कोच्चि हो जाएगा। अब उद्देश्य की बात करें तो देखिए दक्षिण भारत में नारियल के जितने भी किसान हैं जो कि नारियल की खेती करते हैं, स्पेशली उन्हें नारियल की कटाई के बारे में जानकारी देना, नारियल के जो प्लांट है उनके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करना इस कॉल सेंटर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज नाम का जो कॉल सेंटर है हाल ही में केरल के कोच्चि में खोला गया नारियल विकास बोर्ड के द्वारा। अब इसे केरल के कोच्चि में इसलिए खोला गया क्योंकि नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय भी देखिए केरल के कोच्चि में ही स्थित है। यह संस्था क्या काम करती है? तो ये भारत सरकार का देखिए नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक वैधानिक निकाय है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना केरल के कोच्चि में 12 जनवरी 1981 को की गई थी। स्पेशली यहाँ पर हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? केरल के कोच्चि में, जहाँ पर यह कॉल सेंटर भी खोला गया। इसके बाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की गई? देखिए ऐसे क्वेश्चन आप इजीली बता दोगे कि ऐसे जो भी सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की मेजबानी भी नई दिल्ली के द्वारा ही की गई है। इंडो प्रशांत क्षेत्र में वहाँ की जियोपॉलिटिक्स का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना और वहाँ पर विकास में जो भी अड़चनें आ सकती हैं उन खतरों को या समस्याओं को पहचानना, अवसरों की खोज करना इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड 2023 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम है। अब ये जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है जो कि हर साल भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे आयोजित किए जाने की शुरुआत 2018 में की गई थी और अब 2023 में इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया।
इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? तो देखिए WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। WHO ने ऑफिशियली माना है कि अकेले रहना, अकेलापन एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है जो कि पूरे विश्व के लोगों में काफी स्पीड में फैल रहा है। WHO ने देखिए इससे रिलेट करके यहाँ तक बताया कि अकेलेपन से होने वाली जो मृत्यु दर है वो प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। मतलब जो व्यक्ति अकेला है, एकांत में ज्यादा रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, तो उसके स्वास्थ्य पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है जो कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। इस मुद्दे पर और अधिक रिसर्च के लिए WHO के द्वारा एक इंटरनेशनल आयोग या कमीशन भी बनाया गया, जिसे अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति और अफ्रीकी संघ के एक युवा दूत है जिनका नाम है चिडो मपेम्बा, ये मिलकर लीड करने वाले हैं। देखिए WHO के द्वारा ये जो कमीशन बनाया गया है, इसका उद्देश्य अकेलेपन के कारण हेल्थ पर जो इफेक्ट पड़ते हैं उनका एनालिसिस करना और इनके रोकथाम के लिए प्रयास करना है। तो WHO ने ऑफिशियली हाल ही में अकेलेपन को एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। अब यहाँ पर WHO की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करने वाला ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना देखिए 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर स्थित है और टेड्रो एडोनॉम घेब्रेसस वर्तमान में WHO के हेड के पद पर हैं। सभी को याद रखिएगा, सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 18 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम कल के सेशन की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। पहला देखिए द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की बुक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस अमिताभ कांत की बुक है। रिफ्लेक्शंस श्री नारायणन वाघुल की पुस्तक है। स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष की बुक है। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म पीयूष बॉबले की पुस्तक है। इसके बाद इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की बुक है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर्स इन फ्लक्स विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई बुक है। फॉक इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड सी रंगराजन की बुक है। और अंबेडकर लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है। इन सभी को याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहला देखिए, विराट कोहली ने अपना वनडे में 50वां शतक हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है। भारत ने रूस के साथ इग्ला S मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया। पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना के द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन राजस्थान में किया गया। चर्चित शीतल महाजन स्काई डाइविंग से संबंधित है। आगे आइए, भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी ओडिशा के भुवनेश्वर में खोली जाएगी। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड राज्य से शुरू की गई। सिलकियारा सुरंग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और लास्ट देखिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 मतलब एपेक समिट 2023 का आयोजन हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत में सबसे आखिरी जो नया हाई कोर्ट बना है वो कौन सा है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।